मैं एक दिन ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर में भूसा रखा हुआ था। भूसे का वजन लगभग 900 किलो रहा होगा। मैंने ट्रैक्टर के अगले भाग, जिसे फ्रंट लोडर कहते हैं, उसमें भूसा रखा हुआ था। मैं पहाड़ से नीचे आ रहा था। रास्ते में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो समतल हो। मेरा फार्म ऊंचाई पर है, कहीं कोई खाई है, कहीं कोई पहाड़, सब कुछ ऐसा ही है। तो मैं अपने ट्रैक्टर में पहाड़ से नीचे उतर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये काम शायद आपको किसी और से करवाना चाहिए, शायद आपको ट्रैक्टर चलाने का उतना अनुभव नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसे चला सकता हूं, और मैं नीचे जाने लगा। ट्रैक्टर के अगले भाग का वजन बहुत ज्यादा था। मैं पहाड़ के कोने पर था। मेरा ट्रैक्टर बेहद असंतुलित अवस्था में था। फिर ट्रैक्टर लुढ़कने लगा। उस समय मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उस स्थिति को फ्लाइट या फाइट कहते हैं। फ्लाइट या फाइट की स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप लड़ सकते हैं या आप उस स्थिति से भाग सकते हैं। मैंने भागना चुना। मैं अपनी पत्नी के साथ झट से ट्रैक्टर से नीचे उतरा ताकि हमारी जान बच पाए। देखते ही देखते ट्रैक्टर नीचे लुढ़कने लगा। वह बिजली की तार से टकराते हुए खाई से नीचे गिर गया। उस स्थिति में मैंने स्ट्रेस का अनुभव किया। आज हम स्ट्रेस या तनाव पर बात करेंगे। मैं यहाँ खुद का उदाहरण देने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा तनाव या गंभीर शॉक में था, और उस स्थिति में फ्लाइट या फाइट मोड सक्रिय हो जाता है, जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ऑटोनोमिक का मतलब होता है शरीर द्वारा खुद से किया गया फैसला। ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ पर मुख्य बिंदु है कंट्रोल या नियंत्रण। किसी स्थिति में यदि आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो आपको बहुत ज्यादा तनाव होगा। अगर आप नियंत्रण में हैं, तो आपको ज्यादा तनाव नहीं होगा। तनाव या स्ट्रेस की कई स्थितियां होती हैं, जैसे कि आप कसरत करके अपने शरीर पर स्ट्रेस डालते हैं, आप जकूजी या कोल्ड बाथ में बैठते हैं, उससे शरीर पर पॉजिटिव स्ट्रेस पड़ता है। इनसे आपको मदद मिल सकती है। जब भी किसी स्ट्रेस की स्थिति में आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उससे आपके शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। मेरी स्थिति में मेरे शरीर में तेजी से एड्रेनलिन का प्रवाह हुआ, और यह एड्रेनलिन मेरे खून में दिन भर बना रहा। मेरे शरीर में कॉर्टिसोल भी बढ़ने लगा। उस समय पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं तेजी से सांस लेने लगा। मैं हाइपरवेंटिलेट होने लगा। मेरा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बढ़ने लगी। मुझे पसीना आने लगा। स्ट्रेस का सामना या अनुभव करने पर आपके साथ भी यही सब होता है, क्योंकि आपको बचाने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और तनाव से लड़ने के लिए ये आपकी शारीरिक क्रिया और संरचना को बदलना शुरू करता है। सबसे पहले मैं कुछ अलग फैक्टर्स की बात करना चाहता हूं, जिन्हें हम तब देखते हैं जब आप तनाव का अनुभव करते हैं। फिर भले ही आप नियंत्रण में हो या नियंत्रण से बाहर, और ये सब किसी स्थिति, अवस्था, किसी इंसान के साथ आपके संबंध पर निर्भर कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जहां स्थिति पर आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। हो सकता है कि आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं करते, बल्कि रिलेशनशिप आपको कंट्रोल करती है। तनाव की स्थिति में आपके शरीर में अपने आप बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। ग्लैंड हार्मोन निकालने लगते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होने लगते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। आपके शरीर में दो ऑर्गन होती हैं जो स्वैच्छिक और अनैच्छिक रूप से काम करती हैं। उनमें सबसे पहली ऑर्गन है डायाफ्राम। ये आपके फेफड़ों के नीचे स्थित एक मांसपेशी होती है जो आपको सांस लेने में मदद करती है। और अगर आपको मालूम है कि आप तनाव की स्थिति में हैं, तो आमतौर पर आप तेजी से सांस लेते हैं या आप सांस नहीं ले पाते। आप रुक रुक कर या तेजी से सांस लेने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस स्थिति में हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच असंतुलन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। जब फेफड़ों में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचती, तो ऑक्सीजन खून में घुल नहीं पाती। इसीलिए पैनिक अटैक या अस्थमा की स्थिति में अगर आप पेपर बैग में सांस लेंगे, तो आप शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाएंगे, जिससे आपकी मांसपेशियों तक अपने आप ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसलिए जब भी आप किसी पैनिक अटैक या तनाव में होते हैं या सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि शायद आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो आपको उस स्थिति में कंट्रोल ब्रीथिंग करनी चाहिए, जहां आप अपनी सांस को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। अपनी सांस को धीमा करें। सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें। आप 4-4 सेकंड पर ऐसा कर सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये बेहद शक्तिशाली तरीका है जिसके जरिए आप पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को इस फ्लाइट या फाइट मोड से बाहर निकाल सकते हैं। इस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ट्रैक्टर के खाई में गिरने के बाद मैंने यही किया। क्योंकि ट्रैक्टर तो खाई में गिर चुका था,
इसलिए मैं पैदल घर की ओर जाने लगा। मैं धीरे धीरे सांस लेने लगा। इस शॉक से खुद को निकालने के लिए मैं धीरे धीरे सांस अंदर खींचता और बाहर छोड़ता। दूसरी ऑर्गन की बात करें तो ये आपके शरीर की कंकालीय मांसपेशियां होती हैं। कंकालीय मांसपेशियों में रिफ्लेक्स होते हैं। ये विभिन्न चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। अगर आप गर्म स्टोव को देखते हैं या अगर मेरी स्थिति की बात करें तो अगर आप बिजली की तार को देखते हैं ये देखने के लिए कि उसमें करंट है या नहीं, अगर आप इन स्थितियों में हैं तो आप कभी भी गर्म स्टोव या बिजली की तार को नहीं छुएंगे। ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है। इसे हम अनैच्छिक कंकालीय मांसपेशी का रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन आप स्वैच्छिक रूप से भी अपनी मांसपेशियां नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप तनाव की स्थिति में हो उस समय पर आपको अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप कसरत कर सकते हैं जहां आप अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, या आप लंबी पैदल यात्रा पर निकल सकते हैं। ये भी एक तरह की कसरत है। लंबी पैदल यात्रा करने से आपकी मांसपेशियां खुलती हैं, उससे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल कम होने लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं जिनके जरिए आप खुद को तनाव की किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि फ्लाइट या फाइट की शुरुआत आपके दिमाग में होती है। ये आपके दिमाग के सबसे निचले भाग में होती है। इसे दिमाग का स्टेम कहते हैं। ये प्रक्रिया दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में भी होती है जो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है। जब आप तनाव का अनुभव करते हैं आप विभिन्न तरह की भावनाओं का भी अनुभव करते हैं। आपको डर या गुस्सा आता है। दिमाग में लिम्बिक सिस्टम और दिमाग का सबसे निचला भाग विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में किसी भी कारणवश विटामिन B1 की कमी है तो दिमाग के ये दोनों हिस्से ठीक से काम नहीं करेंगे, वहां के टिश्यू खराब भी हो सकते हैं। हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू खराब होने लगते हैं। अगर आप में विटामिन B1 की कमी है तो दिमाग के सबसे निचले हिस्से और लिम्बिक सिस्टम में इसके कारण हाइपॉक्सिया जैसी स्थिति बन सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की एक बात है जो बहुत अच्छी है, आप अच्छी तरह सांस ले पाते हैं। इसलिए जब आपको घुटन होती है या मान लेते हैं कि आप पानी के अंदर हैं और आप पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थिति में शरीर अपने आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या स्ट्रेस रिफ्लेक्स को सक्रिय कर देगा। क्या आप जानते हैं कि विटामिन B1 की कमी के कारण भी आपको हाइपॉक्सिया का सामना करना पड़ सकता है? इसे सूडो हाइपॉक्सिया कहते हैं और उसके कारण आपको सांस लेने में परेशानी आती है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं विटामिन B1 के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। इसके जरिए आप तनाव की स्थिति से खुद को निकाल सकते हैं और तनाव रोक सकते हैं। इससे आपकी सांस सामान्य हो सकती है, नर्वस सिस्टम बेहतर होने लगता है, यहां तक कि सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में भी विटामिन B1 की कमी देखी जाती है। इस स्थिति में शिशु सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो सकती है। विटामिन B1 दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन देता है, आप अच्छी तरह सांस ले पाते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। इसलिए तनाव से निपटने के लिए आपको इन 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहता था क्योंकि शायद आप पहले से इसके बारे में जानते होंगे। मैं बस इस पर जोर देना चाहता था। आप तनाव के लिए कई काम कर सकते हैं। जब हम B1 की कमी की बात करते हैं आपको उन सभी कारणों के बारे में जानना चाहिए जिनसे B1 की कमी हो सकती है, और उसकी अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमें आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देता है।